Welcome, my dear students, once again to integration. And as you all know, integration works on the principle of understanding subject with English and understanding English with subject. Fine. And every time the approach is tried to be in the same way. Let us start here with chapter 2 of Magic Carpet, class 5. And the name of the chapter is How the Bulbul Became King of Birds. See, let us have a warm up talk. And while explaining the chapter, yes, definitely I'll explain you in Hindi too. But we'll take care of going through each and every word. And if anything is uh, new for you, you keep on writing the meaning of those words. Fine. So let us start with a warm up talk. Folk tales are old stories told again and again by people over many generations. As you all know, folk tales क्या होते हैं? Folk tales are old stories. ऐसी स्टोरीज होती हैं जो जनरेशन टू जनरेशन पास हुई होती है और हमें अपने एल्डर्स से या अपने एंसेस्टर्स से हम सुना करते हैं, उनके बारे में हम सुना करते हैं. इट इज़ कॉल्ड फोक टेल्स. फाइन. जो बहुत पुराने समय से स्टोरीज चली आ रही होती हैं. Here's a folk tale from Britain that tells us how the tiny wren became the king of birds. यहाँ पर हम लोग ये पढ़ने वाले हैं. I'm sorry. कि किस प्रकार से एक टेल द मीनिंग ऑफ टेल इज ऑल्सो स्टोरी, है ना. तो हियर्स अ फोक टेल फ्रॉम ब्रिटेन जो ये बताती है कि एक टाइनी रेन, ओके, एक छोटी सी चिड़िया, टाइनी मीन्स वेरी स्मॉल, ओके, तो एक टाइनी रेन यानी कि एक बहुत छोटी सी चिड़िया कैसे आगे चलकर किंग ऑफ बर्ड्स बन जाती है. Got my point? Once all the birds sat together to choose a king. देखिए, सबसे पहली बात ये है, चैप्टर एक्सप्लेन करने के पहले जो मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे या एक बड़े ग्रुप का राजा बनना इज नॉट एन ईजी थिंग. ठीक है. और ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि अगर कोई बहुत बलशाली है या इफ़ द पर्सन इज़ वेरी पावरफुल तो ही वो किंग बन सकता है ना. इफ़ अ पर्सन इज़ माइंडफुल, अगर उसके पास बुद्धि है, दिमाग है, ही इज़ अ वाइज पर्सन, इन दैट केस ऑल्सो वन कैन बी अ किंग, है ना. चालाकी, बुद्धि, चतुराई, ये सारी चीज़ें अगर है तो भी इंसान एक पावरफुल इंसान से ज़्यादा अच्छा राजा बन सकता है. ठीक है. तो यहाँ पर इसी बात को समझाने की कोशिश की गई है. Once all the birds sat together to choose a king. एक बार बहुत सारी जो birds हैं वो बैठी थी कि अपना king choose करेंगी, है ना. Each of them claimed he was fit to be king until the eagle said that one could fly the highest should be the king. ठीक है. सब लोग अपनी अपनी स्पेशलिटी के अनुसार क्लेम करते हैं कि मैं अच्छा हूँ, मैं इस वजह से अच्छा हूँ, इसलिए मैं किंग हो सकता हूँ. लास्ट में जो ईगल होता है ना, ईगल टेल्स कि मैं किंग अच्छा बन सकता हूँ या मैं किंग बन सकता हूँ क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा ऊपर तक उड़ सकता हूँ. ठीक है. दूसरी जो बर्ड्स है वो अग्री हो जाती हैं. राइट. द ईगल फ्लू द हाईएस्ट एंड क्राइड आई एम द किंग. ईगल क्या करता है, बहुत ऊपर तक उड़ता है और फिर बोलता है कि वहां से जोर से चिल्लाकर बोलता है, आई एम द किंग. बट द लिटिल बर्ड अबव हिम पाइप्ड अप. अब लेकिन एक छोटी सी जो बर्ड होती है ना, उसके ऊपर से निकल कर और उसके थोड़ा सा ऊपर उड़ने लग जाती है. नो, आई एम द किंग ऑफ द बर्ड्स. इट वॉज अ टाइनी रेन. ठीक है. वहां से ऊपर से आवाज आती है कि नहीं नहीं, मैं हूँ किंग ऑफ द बर्ड्स. ठीक है. और वो कौन रहती है, एक टाइनी बहुत छोटी सी रेन. ठीक है. रेन इज अ स्पीशीज ऑफ बर्ड who had hidden himself in the eagle's feather and managed to fly little higher on his own.
फाइन। तो क्या होता है कि एक छोटी सी जो रेन होती है ना, अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके, है ना, शी यूज्ड हर इंटेलिजेंस एंड शी हिड हिमसेल्फ, ही हिड हिमसेल्फ इन द ईगल्स फेदर। चील के पंख में अपने आप को छुपा लेता है और उससे थोड़ा सा ज्यादा ऊपर जाकर उड़ जाता है। ठीक है। नाउ रीड एन इंडियन फोक टेल अबाउट हाउ सम बर्ड्स यूज्ड देयर विट्स टू चूज अ किंग। अब यहाँ पर हमको ये देखना है, हम इस फोक टेल से ये समझेंगे कि कैसे एक जो जो सारी चिड़िया थी ना, वो कैसे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके, है ना, विट यानी कि अपना इंटेलिजेंस यूज करके, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके अपना किंग चूज करती हैं। फाइन। देखो ये जो इट इज अ पिक्चर ऑफ हॉर्नबिल। ठीक है, ये जो पिक्चर है ना हॉर्नबिल की है। यहाँ पर हालांकि उसको विलेन जैसा दिखाया गया है, बट आई मस्ट यू मस्ट नो द स्पेशलिटी ऑफ दिस हॉर्नबिल। ठीक है, हॉर्नबिल को ना रेन फॉरेस्ट का फ्रेंड माना जाता है, फ्रेंड ऑफ द रेन फॉरेस्ट बोलते हैं। रेन फॉरेस्ट मतलब ऐसे फॉरेस्ट जो हमेशा एवरग्रीन रहते हैं। ठीक है, वो सूखते नहीं है, बारिश भी बहुत अच्छी होती है और हमेशा वो फॉरेस्ट ग्रीन हरा भरा रहता है। तो वैसे फॉरेस्ट में ना हॉर्नबिल्स रहते हैं, और ये क्या करते हैं ना कि ये जो जो भी फल वगैरह खाते हैं ना, ये उसका सीड डिस्पर्सल करते हैं बहुत दूर दूर तक जाकर, या पौधे पेड़ के आसपास ही। तो हॉर्नबिल जो है ना, एक बहुत अच्छा क्या बोलना चाहिए, एक बहुत अच्छा मीडियम होता है ना फॉरेस्ट को क्रिएट करने का, कि हॉर्नबिल की मदद से ही ना बहुत सारे प्लांट्स ऐसे ही उगते चले जाते हैं, बहुत एक जंगल के पास भी और उसके दूर दूर भी। अंडरस्टैंड। तो इट हेल्प्स इन द डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। आपने पढ़ा होगा सीड डिस्पर्सल, है ना, यू आर इन क्लास 5, सो यू माइट हैव स्टडीड, या इस साल आप पढ़ भी रहे होंगे। फाइन। सो देखो यहाँ पर ना, ग्रेट हॉर्नबिल वाज वंस द किंग ऑफ द बर्ड्स। एक हॉर्नबिल था, ग्रेट हॉर्नबिल, वो पहले किंग ऑफ द बर्ड्स था। ही वॉज एज हार्श एज हिज वॉइस एंड क्रूएलर देन हिज हार्ड बीक। ठीक है, तो वो बहुत हार्श था, यानी कि बहुत रूड था, है ना, बहुत ही निर्दयी था, और अपनी आवाज़ की तरह। ठीक है, इसकी आवाज़ थोड़ी सी रफ रहती है। तो यही बोला जा रहा है कि उसको उसको यहाँ पर ऐसा दिखाया गया है ना, इट इज़ नॉट इन रियल, बट वो एक ऐसा उसका कैरेक्टर डिस्प्ले किया गया है कि बहुत हार्श है, बहुत रूड है, और उसकी वॉइस भी वैसे ही है, बहुत ज़्यादा क्रूएल है, एकदम निर्दयी है ना, यानी किसी भी चिड़िया को पकड़ना, उसको मार देना, उसको खा लेना, इन दैट सेंस। फाइन। द उस बीक का मतलब होता है उसकी चोंच, है ना, बीक इज इट्स चोंच, जिससे वो खाना खाते हैं। द फियर्स हॉक्स एंड द बिग ग्रे आउल्स नेवर फेल्ट हिज वॉन्थ, है ना। तो फियर्स यानी कि डरावना, हॉक जो है ना, फियर्सफुल हॉक्स, हॉक भी एक बर्ड का नाम है, एंड बिग ग्रे आउल्स, ठीक है, ये सारे बड़े डेंजरस बर्ड्स माने जाते हैं। ठीक है, तो जो फियर्स हॉक्स है या ग्रे आउल्स है ना, दे नेवर फेल्ट हिज ग्रेट एंगर, है ना। वॉट का मतलब होता है बहुत ज्यादा, एंगर, तो उन्होंने मतलब बहुत ही ज्यादा फियर्सफुल, है ना, बहुत बेकार बर्ड था वो। बट द लिटिल वन न्यू ऑल अबाउट इट। तो ये तो बड़े वैसे ही एकदम दे आर फियरफुल। ठीक है, ये लोग थोड़ा सा इसके टक्कर के आते थे, फियर्स हॉक एंड ग्रे आउल्स। ठीक है, यानी हॉक्स एंड आउल्स जो है वो इसके टक्कर में आते थे, लेकिन बाकी के जो छोटे छोटे बर्ड्स थे ना, वो सब कोई उसके गुस्से से और उसकी क्रुएलिटी से डरते थे। अंडरस्टैंड। इट वॉज देम इट वॉज देम ही पिक्ड ऑन। ठीक है, तो ये छोटे छोटे बर्ड्स में से जो उससे डरते थे, उन्हीं को ही ये पिक करके उन लोगों को खा जाता था, इनको नहीं खाता था, हॉक्स एंड ग्रे आउल्स को। बट फिर भी इसका जो कहर है वो बाकी बर्ड्स के ऊपर बना हुआ था। अंडरस्टैंड। इट वॉज देम ही पिक्ड ऑन। वो बेटाइड any little bird talons and with a swift slash of his massive beak tearing the tiny thing open। ठीक है,
अब यहाँ पर क्या बता रहा है कि देखिए यहाँ पर एक छोटा सा फ्रेज है, टू पिक ऑन, उसका मतलब होता है ना कि किसी चीज को मतलब जबरदस्ती या फिर अनफेयर तरीके से उसको छीन लेना, है ना, या उसको ले लेना। ठीक है, तो ये क्या करता था, उन लोगों को एकदम से जाता था और बिल्कुल उठा लेता था, है ना। वो बेटाइड, वो बेटाइड का मतलब होता है कि जब हम बोलते हैं ना वो बेटाइड, यानी क्या होता है कि अ, आपके ऊपर यानी कि कोई बाधा आने वाली है ना, आपके ऊपर कोई संकट आ रहा है। सी यहाँ पर व्हेन यू से वो बेटाइड समवन, यू मीन दैट विल बी ट्रबल फॉर दैट पर्सन, है ना, उसके ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है या मुसीबत है। ठीक है, तो वो बेटाइड एनी लिटिल बर्ड हु मेड अ मिस्टेक, तो उसकी खैर नहीं होती थी, है ना। वो जो वो बर्ड्स, अगर कोई भी बर्ड अगर गलती कर दिए तो उसकी खैर नहीं होती थी, इसको बोलते हैं वो बेटाइड। ठीक है, अब बोल सकते हैं ऐसे हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में, जब भी आपको बोलना है, तुमने अगर मेरी बात नहीं सुनी तो तुम्हारी खैर नहीं, वो बेटाइड इफ यू डिडंट लिसन टू माय इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो कोई भी बर्ड अगर मतलब मिस्टेक कर देती थी ना, उनकी खैर नहीं होती थी। ही वुड पिन डाउन द फ्लटरिंग क्रीचर, यानी फ्लटरिंग मतलब कि वो छोटे से जो बर्ड है, आप बर्ड को पकड़ेंगे तो वो कैसे फड़फड़ाते हैं ना अपने पंख से, उसको बोलते हैं फ्लटर करना। तो वो छोटे छोटे बर्ड्स जो है ना वो फ्लटरिंग करते हैं और उनको वो एकदम से अपने जो पिन डाउन यानी कि अपने क्लॉ, उसके जो पंजे होते हैं ना, उससे उनको दबोच के और उनको दबाता है और वो फ्लटर करते रहते हैं अपने हैवी टेलॉन्स, है ना, यानी कि एकदम अपने जो धारदार नाखून है ना, उनसे उसको बिल्कुल दबोच के और नाखून अपने गड़ा देते हैं उनके ऊपर। एंड विद अ स्विफ्ट स्लैश ऑफ हिज मैसिव बीक, है ना, स्विफ्ट स्लैश का मतलब है एकदम ये अपने जो नोक, उसके धारदार जो चोंच है ना, उससे बस एक ऐसे वो मतलब उसको ऐसे चुभा कर और उनके शरीर को फाड़ देता है ना। फ्लटरिंग, सॉरी, मैसिव बीक टेयर द टाइनी थिंग ओपन, है ना, यानी कि जैसे मान लो कि एक छोटी सी बर्ड उसके पंजे में दबी हुई है और वो पंख फड़फड़ा रही है और वो अपने बीक से उसको, अपनी चोंच को उसके बॉडी में गड़ाकर उसको फाड़कर तुरंत की तुरंत मार देता है ना, मतलब इतना ज्यादा क्रूएल। सो कैन यू थिंक कि कोई एक राजा इतना ज्यादा बुरा हो सकता है ना। सो दैट इज द रीजन इट इज सेड कि ही इज वेरी cruel and very harsh. Fine. The birds grew weary of his cruel ways, यानी weary का मतलब होता है tired, है ना, थक गए थे। आप अगर थके हुए भी तो आप बोल सकते हैं आई एम वेरी। तो बर्ड्स जो है ना वो एकदम थक चुके थे उसके ये मतलब बेकार से या उसके क्रूएल बर्ताव से। और एंड हेल्ड अ सीक्रेट मीटिंग इन द ब्रांचेस ऑफ ग्रेट बेनियन ट्री। और ये सारी चीज़ों के बाद ना वो जो बाकी के पक्षी हैं वो इतना परेशान हो जाते हैं कि वो एक सीक्रेट मीटिंग रखते हैं, कहाँ पर, बेनियन ट्री के ब्रांच में। ठीक है, वी मस्ट गेट अनदर किंग सेट द ग्रे आउल। ग्रे आउल क्या बोलता है, यही वाला ग्रे आउल, है ना। ही सेज कि हमें ना एक नए किंग की ज़रूरत है, हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एक नए किंग की। द हॉर्नबिल डज नॉट डिजर्व टू बी अ किंग। डिजर्व का मतलब होता है काबिल होना। ठीक है, तो डज नॉट डिजर्व मतलब काबिल नहीं है, हॉर्नबिल जो है वो किंग बनने के काबिल नहीं है। ही यूजेस दिस पावर टू अटैक द वीक एंड हेल्पलेस। वो अपने पावर को किस लिए यूज कर रहा है, वीक एंड हेल्पलेस को अटैक करने के लिए। ठीक है, लेट अस मेक द पीकॉक अवर किंग। क्या बोलता है कि चलो हम लोग पीकॉक, मतलब वो नहीं बोल रहे सारे बर्ड्स बोल रहे हैं, लेट अस मेक द पीकॉक अवर किंग सेट द कॉमन पीजन हु विश्ड हिज फेदर्स वर नॉट डल ग्रे। तो एक कॉमन पीजन होता है, वो बोलता है कि चलो हम लोग ना पीकॉक को अपना किंग बना देते हैं। क्यों, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होता है पीकॉक से, क्योंकि उसके जो पंख है ना वो डल ग्रे कलर के हैं, तो उसको ऐसा लगता है कि पीकॉक एक बहुत सुंदर पक्षी है जो राजा बन सकता है। ही इज सो ब्यूटीफुल एंड ही हैज़ अ रेडीमेड क्राउन ऑन हिज हेड। तो पीजन क्या बोलता है कि वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल भी है और उसके पास एक रेडीमेड मुकुट भी है ना, क्राउन मीन्स मुकुट।
नो सेड अदर्स, ही इज टू वेन। ठीक है, बोल रहे हैं कि नो नो नो, पीकॉक को नहीं बनाएंगे क्योंकि वो ना बहुत ज्यादा घमंडी है। वेन का मतलब घमंडी। ठीक है, तो ही इज टू वेन एंड व्हेन द रेन्स कम ही स्पेंड्स ऑल हिज टाइम डांसिंग। तो बोल रहे हैं एक तो बड़ा घमंडी है पीकॉक, और ऊपर से जब बारिश होती है ना तो पूरे टाइम डांस करता रहता है। तो जो राजा डांस करते रहेगा या मौज मस्ती करते रहेगा, वो किंग होने की जिम्मेदारी कैसे निभा सकेगा, राइट? व्हाट अबाउट द गूस सेड द स्पैरो, स्पैरो बोलती है कि गूस कैसा रहेगा, है ना? नो सेट द रेस्ट, ही कम्स ओनली व्हेन द कूल विंड्स बिगिन टू ब्लो। तो आपको पता है ना, गूस जो होता है वो एक माइग्रेटरी बर्ड होता है, और जहाँ भी ठंड पड़ती है ना वहाँ वो उड़ के चले जाते हैं ना। तो सारे बोलते हैं कि नो नो नो, इसको नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि जब ठंडी हवा शुरू होती है ना तभी वो आता है, और फिर उसके बाद व्हेन द विंड टर्न वार्म ही विल फ्लाई टू द नॉर्थ एंड लीव अस बिहाइंड। तो एक ऐसे इंसान को आप राजा कैसे बना सकोगे जो मौसम बदलने के बाद हम सबको छोड़कर चले जाए? तो फिर राजा की तो पोस्ट भी एम्प्टी हो जाएगी, वैकेंट हो जाएगी, है ना? तो इस तरीके के टेम्पररी इंसान को हम राजा नहीं बना सकते। एंड सो इट वेंट ऑन until the parrot said, I think the bulbul should be our king. अब उस बीच में पैरट क्या बोलता है कि मुझे लगता है ना कि बुलबुल को हमारा किंग होना चाहिए। बुलबुल इज अ रेन। ठीक है, दैट सजेशन हैज सम मेरिट। ठीक है, सेड द वाइस लुकिंग स्टॉर्क। तो एक स्टॉर्क भी एक बर्ड है, इट इज अ काइंड ऑफ बर्ड। तो वो बोलता है कि हाँ, ये जो सजेशन है ना वो कुछ फायदे का दिखता है। मेरिट का मतलब होता है फायदा, तो कुछ फायदे का तो दिखता है ना? देखिए यहाँ पर ये जो वर्ड है ना, सजेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, इट इज नॉट सजेशन, इट इज कॉल्ड सजेशन। ठीक है, जब भी STION होता है किसी भी वर्ड के लास्ट में तो उसका प्रोनाउंसिएशन चन बन जाता है ना, लाइक सजेशन। जब हम साइंस पढ़ते हैं ना वहाँ पर हमको एक वर्ड मिलता है डाइजेस्ट, तो डाइजेस्ट से बनता है डाइजेशन। इसको हम डाइजेशन नहीं बोलते हैं, इट इज रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, वी से डाइजेशन। इन द सेम वे जब बहुत ज़्यादा घुटन होती है तो हम क्या बोलते हैं? कंजेशन नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं कंजेशन, है ना? जब स्पेस की जगह स्पेस कम है उस केस में भी हम क्या बोलते हैं? कंजेशन। तो STION का जो साउंड होता है ना, इट इज चन, नॉट शन। ठीक, तो हम कंजेशन, डाइजेशन, सजेशन नहीं बोलते हैं, कंजेशन, डाइजेशन, सजेशन। तो आप ये याद रखेंगे कि इट इज़ अ फोनिक एंड इट इज़ अ रूल ऑफ फोनिक कॉम्बिनेशन कि जहाँ पर STION लगता है इट साउंड्स चन। ठीक है, सो दैट्स व्हाई आई सेड ये सजेशन। ठीक है, तो दैट सजेशन हैज सम मेरिट, इस सजेशन का कोई फायदा तो है। एक ओल्ड वाइस वाइस यानी कि बुद्धिमान या समझदार स्टोर कैसा बोलता है, ही सिंग्स स्वीटली, हैज अ हैप्पी cheerful nature, and above all he is not cruel and vengeful। है ना? वेंचफुल का मतलब होता है कि जो हमेशा बदला लेना चाहता है ना, एकदम बदलाखोर, उसको बोलते हैं। जैसे आप लोगों के आसपास में भी आप लोग देखते होंगे कोई इंसान ऐसे होते हैं ना, अच्छा तू मुझे ऐसे की ना, अब मैं तुझे ऐसे करूंगा, उसको बोलते हैं बदलाखोर, वेंचफुल या फिर रिवेंजफुल भी बोलते हैं। ठीक है, तो स्टॉक बोल रहा है कि हाँ, एक तो देखो बुलबुल जो है वो बन सकता है हमारा किंग, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्वीटली भी गाता है और बहुत खुश भी रहता है, चेयरफुल रहता है। चेयरफुल मतलब क्या? एकदम खुश मिजाज, है ना? उसका नेचर बहुत खुश मिजाज है और गुस्सैला नहीं है ना, चिड़चिड़ा नहीं है। एंड अबव ऑल ही इज़ नॉट क्रूएल एंड वेंचफुल, ना वो बदला लेता है और ना ही वो क्रूएल है। He doesn't hurt tiny birds like me, said the tailor bird, bobbing his tail। टेलर बर्ड तो और भी ज़्यादा छोटी होती है ना, एकदम बहुत ही, इट्स वेरी टाइनी बर्ड। आप चाहे तो एक बार आप गूगल में या यूट्यूब में देख भी सकते हैं। ठीक है, तो वो टाइनी बर्ड जो टेलर बर्ड होती है ना, वो अपने टेल को हिलाते हुए, है ना, बर्ड्स लोग कैसे अपने टेल को अप डाउन एंड राइट लेफ्ट ऐसे करते हैं, तो वो हिलाते हुए बोलती है कि हाँ, ये अच्छा सजेशन है, क्योंकि वो मेरे जैसी छोटी बर्ड को नुकसान भी नहीं पहुंचाएगी। हर्ट का मतलब होता है नुकसान पहुंचाना। बट हु
Tell the hornbill he is no longer king, asked the small blue kingfisher fearfully. डर से जो ब्लू किंगफिशर है ना वो क्या पूछता है कि वो सारी बातें तो ठीक है, लेकिन हमें लेकिन हॉर्नबिल को ये बताने कौन जाएगा कि वो अब से किंग हमारा नहीं है। क्यों? अगर उसको कोई बोल दिया जाकर कि ही इज नॉट द किंग, वही मारा जाएगा। हमने तो देखा है पहले, ही इज सो वो बेटाइड कि मतलब एनीबडी एनी बर्ड हु कमिट्स मिस्टेक, है ना, तो इट्स वो बेटाइड फॉर देम। ठीक, उनकी खैर नहीं होती है। तो ये तो बहुत बड़ी बात है उसको जाकर बोलना कि तुम अब से राजा नहीं हो। ठीक है। आई हैव एन आइडिया सेट द ब्राउन ओल्ड वुड, ब्राउन ब्राउनवुड आउल। तो एक जो आउल होता है ना, आउल को हम बहुत ज़्यादा समझदार बर्ड मानते हैं। ठीक है। एंड इट हैपेंस कि आउल जो होते हैं ना वो सबसे समझदार बर्ड होते हैं। हम तो वो ऐसे ही उल्लू बोल देते हैं। ठीक है। अरे उल्लू है क्या? उल्लू का मतलब बेवकूफ़ नहीं होता, उल्लू का मतलब बहुत ज़्यादा समझदार होता है एक्चुअली में। समझे? ठीक है। सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आई हैव एन आइडिया हु सेज, ब्राउन वुड आउल बोलता है कि मेरे पास एक आइडिया है, बट आई नीड योर हेल्प, ही सेड टू द वुड पैकर। बट वो क्या बोलता है कि वुड पैकर की मुझे हेल्प चाहिए रहेगी। ठीक है। इन लो विस्पर्स ही टोल्ड द बर्ड्स हिज प्लान एंड ऑल अग्रीड इट वाज एक्सेलेंट। लो विस्पर्स का मतलब होता है एकदम धीमी सी खुसुर फुसुर में वो सारी बातें सारे बर्ड्स को और अपने प्लान को बताता है, और सारे बर्ड्स जो है ना अग्री हो जाते हैं उसके प्लान को लेकर कि हाँ ये जो है ना बड़ा एक्सेलेंट प्लान है। अ फ्यू वीक्स लेटर, और देखिए यहाँ पर इस बात को ध्यान रखिए ना कि उसने किससे हेल्प ली है? वुड पैकर से, है ना। उसने बोला है कि वुड पैकर की मुझे हेल्प लगेगी। ठीक है। कुछ वीक के बाद ब्राउन आउल उसके पास जाता है, किसके पास? हॉर्नबिल के पास। अब ब्राउन आउल आउल ही क्यों जा रहा है भाई? क्योंकि हमने शुरू में ही देखा है कि हॉक एंड ब्राउन आउल जो है या ग्रे आउल, इन्हीं लोगों से वो थोड़ा सा मतलब वो वही उसके टक्कर के हैं हॉर्नबिल के, है ना। बाकी तो फिर सारे बर्ड्स जो है वो दे आर वेरी स्मॉल इन फ्रंट ऑफ दैट हॉर्नबिल, जो उसको हैंडल कर सके उसके गुस्से को। बट हाँ, सो आरंट यू सपोज टू बी अस्लीप? ठीक है। तो सॉरी सॉरी, हाँ, यस, अ फ्यू वीक्स लेटर, कुछ कुछ सप्ताह के बाद वो ब्राउन आउल जाता है हॉर्नबिल के पास, और उसके पास जाकर वो हॉर्नबिल जो है ही वाज सिटिंग ऑन द पीपल ट्री। ठीक है। प्रीनिंग हिज फेदर्स। ठीक है। तो प्रीनिंग का मतलब क्या है कि वो अपने जो उसके जो फेदर होते हैं ना उसको वो अपने चोंच से उसको सुधारते रहते हैं। ठीक है। वो कुछ 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 वहाँ से गंदगी निकालते हैं और उसको सुधारते रहते हैं। तो इस तरीके से वो बैठा रहता है इस जेस्चर के साथ में। एंड आउल, ब्राउन आउल, ही गोज एंड ही आस्क हिम, है ना। हॉर्नबिल उसके पास जाकर बैठता है। हॉर्नबिल आस्क, व्हाई आर यू हियर? तुम यहाँ क्यों आए हो? है ना। आर यू सपोज टू बी अस्लीप? अब देखो दिन का टाइम है, और हमें पता है कि आउल जो है वो दिन में सोते हैं और रात में जागते हैं। हॉर्नबिल भी बड़ा समझदार है, तो वो यही पूछ रहा है कि क्या तुम्हें सोना नहीं चाहिए इस समय में? सपोज का मतलब होता है जब हमको बोलना रहता है ना कि आपको ये काम करना चाहिए। जैसे अभी आपको पढ़ाई करना है लेकिन आप मस्ती कर रहे हैं, खेल रहे हैं। योर पेरेंट वुड से यू आर सपोज टू स्टडी नाउ इंस्टेड ऑफ प्लेइंग, है ना। तो आपको पढ़ना चाहिए। ठीक। तो इस कॉन्टेक्स्ट में भी हम सपोज यूज करते हैं। तो ही इज सेइंग हॉर्नबिल की क्या तुम्हें अभी सोना नहीं चाहिए? Your Majesty, the birds want to put you to a test, just to remind themselves how worthy you are, said the owl. The owl said with a bow. ठीक है। तो अब वो आउल अपने सिर को झुकाते हुए, बाउ का मतलब होता है झुकना, है ना। रेस्पेक्ट में झुकने को बोलते हैं बाउ डाउन या बाउ होना। ठीक है। और ये बो नहीं है, बाउ है। ओके। सो योर मैजेस्टी यानी कि हम जैसे बोलते हैं ना महाराज, तो इसके लिए इंग्लिश में क्या वर्ड है? योर मैजेस्टी। सारी जो बर्ड्स है ना वो एक बार आपको टेस्ट करना चाहते हैं, आपको आपका एक बार टेस्ट लेना चाहते हैं, सिर्फ अपने आप को याद दिलाने के लिए कि आप जो है ना वो हमारे लिए कितने ज़्यादा कीमती है। वर्दी का मतलब होता है कीमती, और ये वर्थी नहीं है, वर्दी बोलते हैं। ठीक है।
तो बोलते हैं कि सारे बर्ड्स एक बार अपने आप को फिर से याद दिलाना चाहते हैं कि आप हमारे लिए कितने वर्दी है, कितने कीमती है। और इसी वजह से ना सारे बर्ड्स आपको एक छोटे से टेस्ट आपका लेना चाहते हैं। ठीक है, झुक झुक कर एकदम आदर के साथ में owl is proposing him. ठीक है, and when you pass everyone will know you are the rightful king of the birds. तो owl बोलता है और जब आप इसको पास कर जाएंगे ना तो सबको पता चल जाएगा कि हमारे सबसे सही राजा जो है ना वो आप ही हो सकते हैं या आप ही हैं. The hornbill thought and since thinking didn't come easily to him. The hornbill thought and since thinking didn't come easily to him, he took a while. Very well said at last. What do you want me to do? अब हॉर्नबिल जो है ना वो सोचता है और क्या सोचता है कि ठीक है ना, फाइन. तो 2 मिनट के लिए वो ऐसे सिंस थिंकिंग डिड नॉट कम इजली टू हिम ही टुक अ वाइल. ठीक है, उसको मतलब सोच नहीं पाता ना तो थोड़ा सा 2 मिनट का या 2 सेकंड का समय लेके वो सोचता है और फिर उसके बाद बोलता है ठीक है, वेरी वेल, मतलब ठीक है, बहुत अच्छे हैं. तो क्या करना होगा मुझे? फाइन. व्हाट डू यू वांट मी टू डू? क्या चाहते हो, मुझे क्या करना है? फाइन. You'll have to fly up into the sky, land on the thick branch and break it. ठीक है, क्या बोल रहा है आउल कि आपको ना बहुत ज़्यादा ऊपर तक उड़ना है और एकदम ग्लाइड करते हुए नीचे आना है, लैंड करना है और जो थिक ब्रांच है ना पेड़ की, यानी कि एक पेड़ की जो मोटी सी टहनी है उसको आपको तोड़ना है, ब्रेक करना है. Whoever does that will be the king of birds, the owl told him, adding silkily. है ना, अब भाई वो बड़ा खतरनाक जानवर है ना, उसको तो एकदम पॉलिश करके बटरिंग करके बोलना पड़ेगा. तो आउल बोलता है कि आपको एकदम ऊंचा उड़ना है, लैंड आपको लैंडिंग करनी है और थिक ब्रांच को तोड़ देना है. और जो ऐसा कर लेगा, whoever does that will be the king of the birds, तो जो ऐसा कर लेगा ना वो बर्ड्स का किंग कहलाएगा. ठीक है, यू हैव नो सीरियस कॉम्पिटिशन, यू आर बाउंड टू विन. क्या बोलते हैं उसको, देखो देखिए आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा सीरियस कंपटीशन नहीं है और आपको तो जीतना ही है. जीतेगा, जीतोगे तो आप ही, और कौन जीतेगा, है ना. दे फ्लू टू अ क्लियरिंग वेयर द बर्ड्स वर ऑल गैदर्ड. ठीक है, अब वो वहां पर चले जाते हैं जहाँ पर सारे बर्ड इकट्ठा हुए रहते हैं. विच ब्रांच डू यू वांट मी टू ब्रेक? तो बोलता है कि चलो बताओ, हॉर्नबिल बोलता है कि कौन सी ब्रांच तुम चाहते हो मैं तोड़ूं. हरी अप, आई डोंट हैव ऑल डे. तो वो एकदम एटीट्यूड के साथ में बोला जल्दी करो यार, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है. ठीक है, पूरा पूरा दिन नहीं है मेरे पास. फाइन. That one, said the owl, pointing to a thick branch on a huge silk cotton tree. तो बड़े से जो सिल्क कॉटन ट्री का जो बड़ा सा मोटा सा ब्रांच होता है ना, थिक यानी कि मोटा, मोटी सी जो टहनी होती है उसको दिखाते हुए आउल बोलता है कि दैट वन, वो वाला. ठीक है. The hornbill flew up and landed on the branch as heavily as he could, but the branch did not even stir. ठीक है, हॉर्नबिल एकदम ऊपर से उड़ते हुए आता है, लैंड करता है ब्रांच में और इतने ज़ोर से उसको मतलब मारता है उसके ऊपर, उसके ब्रांच के ऊपर, लेकिन उसके बाद भी ब्रांच जो है ना वो एकदम हिलती तक नहीं है. couldn't even stir का मतलब हिलती तक नहीं है. He jumped on it, thumping hard, but there was not so much as a crack. एकदम से उसके ऊपर कूदता है और एकदम जम के उसके ऊपर अपनी चोंच मारता है, बट कोई भी ऐसा क्रैक नाम का भी कोई एक चीज उसमें नहीं पड़ा होता है. द हॉर्नबिल लुक्ड डाउन एट हिज सब्जेक्ट्स इन अ राइट रॉयल टेम्पर. ठीक है, राइट रॉयल टेम्पर का मतलब होता है कि बिल्कुल एकदम बहुत ज़्यादा गुस्से में और एकदम रौब जमाते हुए, है ना. तो उस तरीके से वो देख रहा है. कौन? हॉर्नबिल. सारे सब्जेक्ट्स यानी कि यहाँ पर सब्जेक्ट्स मतलब प्रजा होता है ना. राजा की जो प्रजा होती है ना उसको सब्जेक्ट बोलते हैं. ठीक है, यानी कि पूरी जनता. तो वो सबको एकदम गुस्से से देख रहा है, एकदम राइट रॉयल टेम्पर के साथ में. इफ आई कैन ब्रेक इट नो वन कैन.
और एकदम गुस्से से देखकर, सबकी तरफ देखकर, अपने सब्जेक्ट्स की तरफ देखकर क्या बोलता है कि अगर मैं नहीं तोड़ सकता तो फिर कोई तोड़ ही नहीं सकता है, सो आई एम स्टिल किंग। तो क्या बोलता है कि इसलिए अभी भी मैं ही राजा हूँ। ही शाउटेड ग्लेयरिंग एट देम विथ हिज क्रूअल आईज, अपनी खतरनाक और अपनी निर्दयी आंखों से वो सबको ऐसे देखता है ना, एकदम घूर कर। ग्लेयर मतलब घूरना, ठीक है। ग्लेयर करता है और शाउट करता है कि मैं अभी भी मैं ही किंग हूँ। वी वॉन्ट द बुलबुल टू ट्राई योर मैजेस्टी, कोरस्ड द बर्ड, ठीक है। अनडॉन्टेड, अनडॉन्टेड मतलब एकदम जोर से सारे मिलकर एकदम बोलते हैं बिना डरे कि हम लोग बुलबुल को ट्राई करना चाहते हैं महाराज, ठीक है। The punny little creature sneered the hornbill with his beak in the air, ठीक है। यानी कि जो छोटा सा हॉर्नबिल है उसको भी देखो कैसे उन्होंने डिस्क्राइब किया कि पनी लिटिल ट्वीटर है ना, यानी कि छोटा सा एकदम टाइनी सा एक ट्वीट ट्वीट करने वाला एक जो बर्ड है, ठीक है, वो एकदम डिसरिस्पेक्टफुली, स्नियर्ड का मतलब होता है डिसरिस्पेक्टफुली बोलना, तो स्नियर्ड द हॉर्नबिल विथ हिज बीक इन द एयर, ठीक है। वो एकदम से निकल के उसके सामने से चले जाता है। Let him try, but mind, the branch must be as thick as this one. तो हम हॉर्नबिल क्या बोल रहा है, ठीक है उसको ट्राई तो करने दो, लेकिन जो पेड़ की टहनी है ना वो मेरे जितनी ही मोटी रहनी चाहिए, ठीक है। जितनी आपने मुझे मोटी दी थी उतनी ही मोटी उसे भी देना। The oil pointed to another branch even thicker than the one the hornbill was perched on. तो अब हॉर्नबिल ने जिसको ठीक है, हॉर्नबिल पर्च का मतलब क्या होता है, पर्च का मतलब कि जो बर्ड रेस्ट करते हैं ना उस एक्शन को बोलते हैं पर्च, ठीक है। तो वो आउल जो है इस ऐसी थिक ब्रांच दिखाता है ना, मोटी मतलब थिकर है ना, उससे भी ज़्यादा थिक, ठीक है। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन आ रहा है कि यहाँ पर वो थिक ब्रांच में किया था, है ना, ही पियर्स्ड ऑन द थिक ब्रांच, और यहाँ पर बुलबुल के लिए थिकर ब्रांच आ रही है, तो थिक, थिकर, थिकेस्ट, ये क्या होते हैं, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, ठीक है। इट इज अ पार्ट ऑफ एन एडजेक्टिव। तो देन वन द हॉर्नबिल वाज पर्च्ड ऑन, तो उससे भी ज्यादा मोटा उसे वो ब्रांच दिखाता है। इट इज दैट थिक इनफ योर मैजेस्टी, ही आस्क्ड, और उससे पूछता है कि महाराज क्या इतना मोटा चलेगा, इतना मोटा ठीक है। यस सेड द हॉर्नबिल विद अ रूड लाफ, हंस एकदम बुरी तरीके से हंसते हुए क्या बोलता है, हाँ चलेगा। लेट मी सी हिम ब्रेक दैट, देखता हूँ उसे तोड़ते हुए, है ना। द बुलबुल रोज इन टू द एयर फिलिंग द क्लियरिंग with his melodious song, and then darting down he landed on the branch with a flutter of his wing, ठीक है। crack went the branch and crashed to the ground, क्या वह बुलबुल रोज कर रहा है ना, रोज मतलब कि राइस का सेकेंड फॉर्म है, राइज रोज राइजन, है ना, तो उसको रोज फ्लावर मत समझना, राइजन है ना, राइज रोज राइजन, वी1 होता है राइज, राइज मतलब उठना या उगना या आगे ऊपर की तरफ चढ़ना, ठीक है। तो वी1 वी2 वी3 राइज रोज, है ना। तो यहाँ पर वही बोल रहा है कि जो बुलबुल है वो रोज हो जाता है कहाँ, एयर में, ठीक है। फिलिंग द क्लियरिंग विथ हिज मेलोडियस सॉन्ग, बिल्कुल एकदम मधुर सा गाना गाते हुए एकदम आसमान पे चढ़ जाता है। एंड देन डार्टिंग डाउन, और उसके बाद फिर नीचे की तरफ लैंड करता है। ही लैंडेड ऑन द ब्रांच विद अ फ्लटर, एकदम अपने पंख फड़फड़ाते हुए ब्रांच के ऊपर लैंड करता है, और जैसे ही अपने चोंच को वहां पर मारता है, क्रैक करके जोर से साउंड आती है ना, और ब्रांच जो है वो टूट के ग्राउंड में जमीन पे गिर जाती है। The hornbill was so surprised he fell off his perch and landed in the thorny branch, ठीक है। क्या होता है कि हॉर्नबिल का वो रेस्टिंग प्लेस रहता है, वो बैठा रहता है। हॉर्नबिल इतना ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है, क्यों, क्योंकि वो अपने रेस्टिंग प्लेस से नीचे गिर गया है ना, एंड लैंडेड इन द थॉर्नी ब्रांचेस, थॉर्नी यानी कांटेदार ब्रांचेस में वो गिर जाता है, ठीक है। द बर्ड्स इन द ट्रीज ट्वीटर्ड एंड चीप्ड
एंड खोड एंड हुटेड। तो सारी जो चिड़िया है ना वो सारे पेड़ में बैठे बैठे ट्वीट 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 चिल्लाने लगती है, चीप करने लगती है, यानी कि अपनी साउंड निकालने लगती है, कू करने लगती है, हूटिंग करने लगती है। सारे बर्ड्स मिलकर एकदम से चहकने लगते हैं। द बुलबुल शैल बी अवर किंग, लॉन्ग लिव द बुलबुल। और सारे क्या चिल्लाते हैं कि अब से हमारी जो बर्ड, हमारे जो किंग है वो बुलबुल है, और लॉन्ग लिव द बुलबुल। The hornbill climbed out of the tangled branches, glared at his former subjects balefully and flew away। अब ये तो हॉर्नबिल तो है वो गिर गया था, क्योंकि उसने उस ब्रांच में बैठा हुआ था, और उसी ब्रांच को जो बुलबुल है उसने क्रैश कर दिया। तो अब हॉर्नबिल जो है वो जैसे तैसे इन लोग सारे चिल्लाने लगते हैं ना, ये बुलबुल हमारा किंग है। और तब तक कि वो बड़े गुस्से से उठता है और पूरे टैंगल ब्रांचेस में से अपने आप को अलग करता है। टैंगल मतलब होता है गुच्छा, ठीक है। वो नीचे गिर गया तो ब्रांचेस में वो गुच्छा हो गया। सबको एकदम गुस्से से देखता है ना, घूरता है अपने फॉर्मर सब्जेक्ट्स को, यानी अब वो उसकी प्रजा नहीं रह गई ना, तो फॉर्मर सब्जेक्ट्स मतलब अपनी पिछली प्रजा को, ठीक है। वो सबको एकदम देखता है। बेलफुली मतलब एकदम जैसे कि एकदम से ना उन लोगों को खा ही जाएगा इस तरीके से, ठीक है। एंड फ्लू अवे, उड़ जाता है। एज सुन एज ही वॉज आउट ऑफ साइट द बर्ड्स बिगेन टू लाफ। जैसे जैसे ही वो उड़ के नज़रों से बिल्कुल सबके हट जाता है ना, सारी जो चिड़िया ना वो हंसने लग जाती है ज़ोर से। ओके, द बर्ड्स बिगेन टू लाफ। डिड यू सी हिज फेस? क्या तुमने उसका फेस देखा? आज द पैरट गिगलिंग, खिकी करता है पैरट। गिगल का मतलब होता है खिकी करके हंसना, ठीक है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन इंग्लिश ड्रीमर्स क्लासेस। हाउ डिड यू सी हिज फेस? क्या आप सबने उसका फेस देखा था? पैरट गिगल करते हुए बोलता है। The fool did not know that the woodpecker had bored through the branch। तो क्या बोल रहा है कि बेवकूफ कहीं का वो हॉर्नबिल, उसको तो पता भी नहीं था कि वुडपेकर ने जो ब्रांच है ना उसको पहले से बोर कर दिया था, यानी उसको पहले से ही होल करके खोखला बना दिया था। याद है शुरू में हमने देखा था कि आउल जो है वो वुडपेकर को बोलता है कि वुडपेकर मुझे तुम्हारी मदद चाहिए रहेगी, और 1 वीक के बाद फिर वो हॉर्नबिल के पास जाता है बोलने के लिए कि चलो आपकी टेस्टिंग कर लेते हैं एक बार, ताकि सारी चिड़ियों को समझ में आ जाए कि आपसे ज़्यादा बेहतर जो किंग है वो कोई हो नहीं सकता। तो वो 1 वीक किस लिए लेता है? क्योंकि वुडपेकर जो है ना वो धीरे धीरे पूरे ब्रांच को ड्रिल कर देता है, ठीक है, उसको बोर कर देता है। फाइन, अ फेदर वुड हैव ब्रोकन इट, ठीक है, और उसको इतना ज़्यादा खोखला कर देता है कि एक कहना चाहिए कि एक पंख से भी वो टूट जाए। दैट वॉज अ वेरी गुड आइडिया आउल, ठीक है। तो क्या बोलता है पैरट की, ये तो बहुत अच्छा आइडिया था आउल। ये सारी बातें जो है ना ये कौन बोल रहा है? पैरट बोल रहा है ना कि आप सबने उसका फेस देखा। और फिर उसके बाद पैरट क्या बोलता है हंसते हुए कि बेवकूफ कहीं का बिल्कुल इतना भी नहीं जानता था कि जो ब्रांच है वो वुड पैकर ने ऑलरेडी बोर कर चुकी थी, और एक छोटा सा पंख भी जो है ना वो उस ब्रांच को तोड़ सकता था, और ये बहुत ज़्यादा अच्छा आइडिया था। एंड सो द बुलबुल बिकेम द किंग ऑफ द बर्ड्स एंड हिज सब्जेक्ट्स वर वेरी हैप्पी विद देयर चॉइस, ठीक है। तो बुलबुल इस तरीके से किंग ऑफ द बर्ड्स बन जाता है, और उसके सब्जेक्ट्स यानी कि उसकी जो प्रजा है वो उससे बहुत ज़्यादा खुश होती है, और अपनी चॉइस से बहुत ज़्यादा खुश होती है। दो इट मस्ट बी एडेड दैट नॉट ऑल क्रीचर्स चूज देयर किंग सो वाइसली और सो वेल। तो यहाँ पर दो का मतलब होता है जबकि, ठीक है। इसको दाऊ या थो ऐसे कुछ नहीं पढ़ते हैं, इसको दो बोलते हैं। दो, दो का मतलब जबकि। इट मस्ट बी एडेड यानी ये तो बोला जाना चाहिए या ये कहा जाना चाहिए कि सारे क्रीचर्स में यानी कि सब जीव जंतुओं में इतनी समझ नहीं होती है कि वो अपने राजा को सही से या समझदारी से चुने, ठीक है। तो अब देखो यहाँ तो हमको ये स्टोरी समझ में आ गई कि भाई बुलबुल अपनी चालाकी से और बाकी के सारे जो बर्ड्स हैं उन्होंने कितने समझदारी से एक जो क्रूवेल हॉर्नबिल था है ना, एक जो बेकार सा राजा था, एक गंदा राजा था, उसको उन लोग अपनी चतुराई से हटाते हैं, और उसको पता भी नहीं चलने देते हैं, और अपनी जान भी बचा लेते हैं, और उसको राजा के पद से हटा भी लेते हैं,
ठीक है। तो जो पूरी स्टोरी का क्रक्स है ना वो इसी लाइन में छुपा हुआ है ना, कि बर्ड्स ने तो कैसी किसी तरीके से अपने अच्छे राजा को चुन लिया और वो सब खुश हो गए, लेकिन हर किसी में और स्पेशली ह्यूमन बीइंग्स में हमारे अंदर कोई कितनी समझ होती है ना, कि हम अपना नेता या अपना राजा जो है वो उसको ढंग से चुन सके, अपनी समझदारी से चुन सके। ठीक है। अगर आप एक नॉर्मली इस यहाँ पर बात करें तो जब हम वोटिंग या इलेक्शन की बात करते हैं, है ना, तो क्या हम लोग इतने गहराई से सोच पाते कि कौन सा नेता अच्छा होगा या कौन सा हमारा जो हमारे लिए जो लीडर बनकर आएगा, जिनको हम वोट देंगे, है ना, वो क्या एक अच्छा इंसान रहेगा, वो एक अच्छा राजा बन पाएगा, वो अपने सब्जेक्ट्स को खुश रख पाएगा, यानी अपनी प्रजा को, यानी हम सबको, अपने सिटीजन को क्या खुश रख पाएगा, है ना। हम क्या है, हम लोग जो है वो अलग अलग बातों में आकर, अलग अलग चीज़ों से इन्फ्लुएंस होकर, है ना, अलग अलग चीज़ों से अट्रैक्ट होकर और अपने फेवरेटिज्म के में जाकर एक गलत इंसान को भी हम चुन लेते हैं अपना राजा, है ना। तो राइटर यही बोलना चाह रहे हैं कि हर प्राणियों के अंदर, यानी हर लिविंग थिंग्स के अंदर इतना इंटेलिजेंस नहीं होता है कि वो अपने राजा को सही से चुन सके, और हमें भी इन बर्ड्स के जैसे इतना समझदार होना चाहिए कि हम एक खराब पर्सन को अपना राजा होने से कैसे बच सकते हैं, और एक अच्छे और समझदार इंसान को और एक काइंड एंड जेंटल पर्सन को जो हमारी परेशानी को समझ सके, उसको हम कैसे राजा बना सकते हैं। मैंने बोला ना कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि एक पावरफुल पर्सन ही राजा बन सकता है, इट्स नॉट लाइक दैट। एक जो अच्छा इंसान, एक काबिल इंसान है, एक समझदार और एक शांत स्वभाव का इंसान है ना, लेकिन उसके पास बुद्धि है, उसके पास समझ है, वैसा इंसान जो है ना, वैसा इंसान राजा बनने के लिए ज़्यादा सुटेबल होता है एज़ कम्पेयर टू फिजिकली या फिर किसी भी अलग तरीके से पावरफुल इंसान की अपेक्षा एक दिमागदार इंसान अच्छा राजा होता है। तो हमें भी हमेशा अपना जो कैप्टन है, अपना लीडर है, अपना राजा जो है, उसको हमेशा इन बर्ड्स के जैसे वाइसली चूज करना चाहिए। फाइन, सो दैट्स ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, एंड आई होप कि आप लोगों के चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा। आई सजेस्ट, इफ़ यू डोंट रिमेंबर, इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड द चैप्टर प्रॉपरली, आप एक बार उसको धीरे 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 करके एक बार गो थ्रू करिए, और जब आप 2-3 बार इस वीडियो को देख लेंगे ना, तो आपके मन में जो जो थोड़े थोड़े जो गैप्स, जो लूप्स जो बने हुए थे ना, नई जो समझ में आ रहा था, वो सारा चीज़ आपको 1-2 बार वीडियो देखने के बाद में सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, एंड ऑल योर कनेक्टिविटी वुड बी बिल्ड अप। ठीक है। तो वीडियो बनाने का मेरा पर्पस यही होता है कि एग्ज़ाम के टाइम में भी, आपके एग्ज़ाम के टाइम पे भी जब आप एक्सट्रैक्ट वगैरह करते हैं चैप्टर से, है ना, आजकल तो एक्सट्रैक्ट का पैटर्न ट्रेंड बन गया है क्वेश्चन में, एग्जाम में। तो जब आप एक्सट्रैक्ट वगैरह करते हैं ना, किसने किससे कहा था, हु सेड टू हुम, ठीक है, या फिर एक्सट्रैक्ट निकाल कर वहाँ से क्वेश्चन दे देते हैं कि ये कब किसने बोला था, क्यों बोला था, इस लाइन का मतलब क्या हो रहा है। ठीक है। तो इन सारी बातों को समझने के लिए ना, चैप्टर को आपको लाइन टू लाइन समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो विद दैट इंटेंशन, विद दैट वेरी इंटेंशन, मैं कोशिश करती हूँ कि आपको चैप्टर की लाइंस भी समझाऊँ, और उसके अंदर की जो हिडन उसकी मॉरल वैल्यूज़ है उसको मैं आप लोगों को समझाऊँ, ताकि जो मेरे वर्ड्स हैं वो आप लोगों को एडिशनल आंसर राइटिंग में हेल्प करें। क्योंकि देखिए, बुक के बैक एक्सरसाइज में तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी रहते हैं, बट many a times it happens that in your exam you get some other new question. The teacher tries to design or frame some new question from between of the chapters, है ना। या तो फिर एक्सट्रैक्ट तो आता है, तो फिर एक्सट्रैक्ट में तो आपको एडिशनल बातें चैप्टर से रिलेटेड करनी ही पड़ती हैं। सो इन दैट केस यू कैन हैव सम आइडिया, यू कैन हैव सम स्टफ इन योर माइंड। आपके पास कुछ वर्ड्स होने चाहिए ताकि आप इस चैप्टर से रिलेटेड आंसर्स को उसके कॉन्सेप्ट के साथ में फिट करके सही तरीके से आंसर राइटिंग कर सकें। तो ये सारी चीज़ों के लिए हमको चैप्टर एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, एंड आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया है। अगर आप लोगों के एग्ज़ाम में कोई भी एक्सट्रैक्ट या कुछ भी एडिशनल क्वेश्चंस चैप्टर के बीच से बनते हैं, आई होप
कि आप लोगों से बहुत अच्छे से वो आंसर्स आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकेंगे। चैप्टर को मैंने इतना क्रिस्टल क्लियर किया है आप लोगों के लिए। फाइन, so that's all my dear students, and please share this video to all your classmates if you have Magic Carpet as your textbook. Okay, so that's all my dear students. Thank you so much, and God bless you all.